मुसलमानों को गले लगा रहे हो, हिंदुस्तान के भी मुसलमानों को गले लगाना सीख लो। यहां तो आप भाषण देते हो, कपड़े से पहचान लेता हूं, वहां कपड़े से नहीं पहचान पाए मिस्र में। जैसे ही अमेरिका में उनसे पूछा गया मुसलमानों के ऊपर अत्याचार देश में क्यों हो रहा है, कल मिस्र पहुंचे तो सीधे मस्जिद में दाखिला हो गया। अरे मैंने कहा मोदी जी, मिस्र की मस्जिद में जाते हो, हिंदुस्तान में बहुत अच्छी अच्छी मस्जिद बनी है, यहां भी कभी चले जाओ। एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, एक हमारे योगी जी हैं, क्या कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है। दोनों इंजन फेल हो गया कि गंजे को भी कंघी बेचने का हुनर अगर किसी के अंदर है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर है। इतना झूठ बोलते, टीवी पे बैठ जाते हैं, वहां झगड़ा करने लगते हैं भाजपाई। तो मैंने तो भाजपाइयों को कह दिया है कि अब तुम्हारी पार्टी का नाम हम लोग भारतीय जनता पार्टी से बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी रख देंगे। तो क्या कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा ये केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में भेज देना। मैंने उसी दिन कहा था, नरेंद्र मोदी जी, ये मुल्क है भारतवर्ष, जहां जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यहां जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहती है वो विधानसभा में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो जंगल में जाता है। और दिल्ली की जनता ने संसद सीटें देके केजरीवाल को विधानसभा में भेजा और 3 सीट देके नरेंद्र मोदी की पार्टी को स्कूटर पार्टी बना दिया। स्कूटर पार्टी है, स्कूटर पे बैठो और विधानसभा जाओ। वही काम इन्होंने किया। केमरी के अंदर ये चुनाव लड़ रहे थे, पिछली बार ये भी बेचारे चुनाव हारे थे तो मन बड़ा उदास हुआ, बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि एक चिड़िया का निशान था, वो झाड़ू की तरह लगता था, जितने वोट से हारे वो सारा वोट वो लेके चली गई चिड़िया ने इनका नुकसान कर दिया। लेकिन इस बार इन्होंने सबकी चिड़िया उड़ा दी, सबकी चिड़िया उड़ा दी। पूरे केमरी में ऐसी झाड़ू चलाई, ऐसी झाड़ू चलाई, केमरी के अंदर एक तिनका नहीं बचा, पूरा का पूरा सफाया कर दिया केमरी। हमारे साथी याकूब भाई बैठे, आज रास्ते में आ रहे थे तो कह रहे थे मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था संजय भाई, मैं राजनीति का राह नहीं जानता था। आप लोगों ने हमें चुनाव लड़ा दिया, झाड़ू पकड़ा दी हाथ में, और मैं तो कह रहा हूं योगी जी से कि 2027 में जब आपसे सीधा मुकाबला होगा, जब झाड़ू चलेगी तो कमल का कहीं पता नहीं चलेगा। पूरी तरीके से हम लोग साफ करते हैं। क्या हुआ था दिल्ली में जब केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई तो लोग हंसते थे हमारे ऊपर, कहते थे ये टोपी वाले, ये केजरीवाल क्या कर देगा, ये नए नए लड़के राजनीति में आए हैं, ये क्या बिगाड़ देंगे। और एक नेता का नाम नहीं लूंगा, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने टोपी वालों का मजाक उड़ाते हुए कहा था 6% वोट आ गए, 2 सीटें आ गई तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 2013 के अंदर सरकार बनाने का काम किया, आम आदमी पार्टी का पर्सन दिल्ली में। और कौन से लोग चुनाव लड़े हमारी पार्टी से? अभी हमारे साथी बता रहे थे, हमारे साथी चुनाव यहां पे जीते हैं सभासद का, सब्जी का ठेला लगाते, तरबूज का ठेला लगाते। हमारे साथी चुनाव लड़े, मामून भाई बता रहे थे, ड्राइवर। हमारे साथी चुनाव जीते घोड़ा चलाते। हमारे साथी चुनाव जीते जो सामान्य एकदम लोगों के चंदे से चुनाव लड़े और जनता ने उनको वोट दिया जीते। और सबसे बड़ा उदाहरण मामून के प्रचार में जब मैं यहां आया था, फैजल भाई हमारे बगल में थे, मैं देखता था कोई अपनी दुकान से निकलता था, कहता था 2 बोतल पानी हमारे लिए। कोई कहता था बादाम लो खाते रहना, बहुत थक जाते हो। कोई कहता था 20 रुपए हमारे पास है ले लो, कोई कहता था 100 रुपए हमारे पास ले लो, कोई कहता था 50 रुपए हमारे पास ले लो। जनता ने रामपुर के वोट भी दिया, नोट भी दिया और दिल खोल के आशीर्वाद और दुआएं दी। ये होती है राजनीति। हम ये कर रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीति। पैसा तो आप बहुत कमा
सकते हो। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, किसी से बात मत करो, अपनी दुनिया में रहो। लेकिन अब जब इस दुनिया से जाओगे तो ऊपर वाला आपसे पूछेगा क्या किया जिस दुनिया में रहे उस दुनिया वालों के लिए। तो वो जवाब मामून दे पाएंगे, वो जवाब फैसल दे पाएंगे, वो जवाब अंसार भाई दे पाएंगे कि लोगों की सेवा करके राजनीति कैसे बढ़ाई जाती है, कैसे आगे चलाई जाती है। और जिस काम के लिए हम लोग बैठे हैं कभी चिंता मत करना, क्योंकि लोगों के मन में विश्वास था ये आम आदमी पार्टी के लोग सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे और नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाने का काम नहीं करेंगे, एकता और भाईचारे के लिए काम करेंगे। इसलिए लोगों ने झाड़ू को वोट दिया और झाड़ू बनाने का काम। कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में राजनीति को गाली देना बंद की। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? हम कहते हैं हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपने बेटे को आईएएस बनाएंगे, हम अपने बेटे को पीसीएस बनाएंगे। कोई नहीं कहता हम अपने बेटे को राजनीति में अच्छा नेता बनाएंगे। ये सोच हमें पैदा करनी होगी, क्योंकि राजनीति तय करती है आपके बच्चे के स्कूल की फीस क्या होगी, राजनीति तय करती है रामपुर का शहर साफ रहेगा या गंदा रहेगा, राजनीति तय करती है नगर पालिका में भ्रष्टाचार होगा या नहीं होगा, राजनीति तय करती है आपको अच्छा इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राजनीति तय करती है आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए इस देश की राजनीति को साफ करने का पहले आपको संकल्प लेना होगा। और अगर इस देश की राजनीति को साफ करना है तो सबसे अच्छा चुनाव निशान है झाड़ू। हाथ में झाड़ू पकड़िए और राजनीति की गंदगी को साफ करिए। अभी क्या कहते हैं लोग? कहते हैं राजनीति बहुत गंदी चीज है, राजनीति बहुत गंदी चीज है। अरे भाई राजनीति बहुत गंदी चीज है तो अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो ये गंदगी और बढ़ेगी कि कम होगी? बताओ जरा हमको। बढ़ेगी कि कम होगी? तो इसलिए अच्छे लोगों की जिम्मेदारी है राजनीति में जाओ, हाथ में झाड़ू लो, गंदगी उसकी साफ करने का काम करो। वरना तो ऐसे ऐसे लोग इस समय देश की राजनीति में आ गए हैं, कहना ही क्या है। एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, एक हमारे योगी जी हैं। क्या कह रहे हैं? डबल इंजन की सरकार चल रही है, दोनों इंजन फेल हो गया, काम ही नहीं कर रहा। क्या क्या वादा किया था आपसे मोदी जी ने? और मैं तो मोदी जी के बारे में कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर कोई हुनर हो ना हो, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा दी जाए तो नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर आएंगे, 2 नंबर पर नहीं आएंगे। मोदी जी को झूठ बोलने में मास्टरी, कितना झूठ बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, ये नरेंद्र मोदी जी से सीखना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं मोदी जी के बारे में कि गंजे को भी कंघी बेचने का हुनर अगर किसी के अंदर है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर इतना झूठ बोल सकते हैं। क्या बोले? एक बार कहने लगे जब सिकंदर बिहार आया था तो बिहारियों ने मारकर भगाया था। पीछे से किसी ने कहा साहब सिकंदर कभी बिहार गए नहीं। बोले अच्छा। फिर गए वहां खलीलाबाद, संत कबीर नगर, कहने लगे बाबा गुरु नानक देव जी, बाबा गोरखनाथ जी, संत कबीर जी एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। फिर किसी ने बताया भैया वो तो 100 साल का उनके जीवन काल में अंतर था, मीटिंग साथ में कैसे करते थे? फिर कहने लगे हम इस देश के 125 करोड़ लोगों को घर बांट चुके हैं। कहने लगे साहब इतना तो घर ही नहीं बना है, पूरे देश में इतना घर ही नहीं जितना आपने बांट दिया। फिर जाके एक सभा में बोले भारत की 600 करोड़ आबादी है। मैंने कहा पूरी दुनिया की 600 करोड़ आबादी है, कह रहे हैं 600 करोड़ लोगों ने हमको चुन के भेजा। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री, अद्भुत प्रधानमंत्री है। कहने लगे नाली के गैस से हमने चाय बनाई है। एक ठेले वाला जुड़ गया और गैस से बदबू आने लगी। कहां से आएगी नाली से गैस? नाली में पाइप लगाया, बदबू आने लगी। बताते हैं जिस स्टेशन पे हमने चाय बेची थी और जिस वर्ष में चाय बेची थी, पता चला उस वर्ष में वो स्टेशन बना ही नहीं था गुजरात के अंदर।
फिर एक चैनल पे कहने लगे, आज तक चैनल पे इंटरव्यू दिया, कहने लगे 33 साल हमने भीख मांगी। अरे कुछ भी बोल देते प्रधानमंत्री जी। अरे आप प्रधानमंत्री हो देश की, कुछ गरिमा तो रखो, कुछ तो गरिमा रखो। 9 साल में हिंदुस्तान में एक प्रेस वार्ता नहीं की प्रधानमंत्री ने। अमेरिका में गए, वहां फंस गए, अमेरिका में गए फंस गए। वहां पत्रकार ने पूछ लिया कि आपके देश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है? तो कहने लगे नहीं, हमारा तो बहुत बढ़िया लोकतंत्र है, बहुत मिल के रहते हैं, सबका साथ है, सबका विकास है, सबका प्रयास है, सबका विश्वास है। लंबी चौड़ी अपना हाथ के निकल लिए। कल मैंने उनकी तस्वीर देखी बहुत सालों के बाद। जैसे ही अमेरिका में उनसे पूछा गया मुसलमानों के ऊपर अत्याचार देश में क्यों हो रहा है, कल मिस्र पहुंचे तो सीधे मस्जिद में दाखिला हो गया, मस्जिद में पहुंच गए। अरे मैंने कहा मोदी जी, मिस्र की मस्जिद में जाते हो, हिंदुस्तान में बहुत अच्छी अच्छी मस्जिद बनी है, यहां भी कभी चले जाओ। इसमें क्या बुराई है हमको बताओ? मिस्र में जाकर मुसलमानों को गले लगा रहे हो, हिंदुस्तान के भी मुसलमानों को गले लगाना सीख लो। यहां तो आप भाषण देते हो, कपड़े से पहचान लेता हूं। वहां कपड़े से नहीं पहचान पाए मिस्र में। वो तो दाढ़ी भी रखे थे मौलाना साहब, बड़ी लंबी सी, कपड़ा भी वैसे पहने थे। उनको तो गले लगा रहे थे, जोर जोर से लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे? दुबई में जाते हैं तो शेखों को गले लगाते हैं जोर से, पाकिस्तान में जाते हैं तो नवाज शरीफ को लगाते हैं जोर से गले। अरे कभी फैसल खान लाला को भी लगा दो गले। ये मामून भाई हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको भी गले लगा लीजिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? परेशानी है क्या? बाहर नौटंकी करने का काम करते हैं। पाकिस्तान में जाएंगे तो नवाज शरीफ को गले लगाएंगे, उनकी माता जी का पैर छुएंगे। दुबई में जाएंगे तो शेखों को गले लगाएंगे, मिस्र में जाएंगे तो मौलाना लोगों को गले लगाएंगे, मस्जिद में भी जाके घूमेंगे, हिंदुस्तान में आके नफरत फैलाएंगे। आम आदमी पार्टी इस राजनीति का विरोध करती है। हम चाहते हैं इस देश में अमन, चैन और भाईचारा कायम रहना चाहिए, और इसको तोड़ने की जो कोशिश करेगा उसके खिलाफ हम लोग मिलते हैं। क्योंकि ये देश सबका है, न तेरा है न मेरा है, न ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये हम सबका देश है। यही तो यहां की खूबसूरती है। मोदी जी जो बात आपने मिस्र में समझी, वो आप चले जाते बनारस के संकट मोचन के मंदिर में, तब भी समझ में आ जाता। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा न कोई। ये वो हिंदुस्तान, हमारी मिली जुली संस्कृति है, हमारी साझा संस्कृति, वर्षों से हमारी संस्कृति, सालों साल से हमारी संस्कृति। आप इस देश की एकता को बिगाड़ने का काम मत कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य से साथियों और दोस्तों क्या हो रहा, इस देश के अंदर चारों तरफ नफरत फैलाने का काम। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ। जब धर्मों का झगड़ा खत्म हो जाए तो हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, मणिपुर में 2 आदिवासी समुदायों को लड़ाओ। पूरे देश में खाली लड़ाई झगड़ा, न शिक्षा पे काम, न बिजली पे काम, न पानी पे काम, न रोजगार पे काम, न किसान पे काम, न सड़क पे काम, सिर्फ लड़ाई झगड़ा। टीवी पे बैठ जाते हैं, वहां झगड़ा करने लगते हैं भाजपाई। तो मैंने तो भाजपाइयों को कह दिया है कि अब तुम्हारी पार्टी का नाम हम लोग भारतीय जनता पार्टी से बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी रख देंगे। झगड़ा कराते हैं पूरे देश, झगड़ा पार्टी, गली मोहल्ले में झगड़ा, हर जगह झगड़ा। और मैं तो कई बार सोचता हूं कि इतनी नफरत फैला के सोते कैसे हैं लोग, रात में नींद कैसे आती है इनको। कहते हैं हिंदू धर्म के नाम पे झगड़ा करो।
मैं तो भी हिंदू धर्म को मानता हूं, मैंने भी तो हिंदू धर्म पढ़ा है। हिंदू धर्म तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और जब हम कहते हैं पूरा विश्व हमारा परिवार, तो हिंदू भी हमारा परिवार, मुसलमान भी हमारा परिवार, सिख भी हमारा परिवार, ईसाई भी हमारा परिवार, दलित भी हमारा परिवार, पिछड़ा भी हमारा परिवार, अगला भी हमारा परिवार, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। हिंदू धर्म का संदेश ये है। और रामचरितमानस की एक चौपाई का अर्थ अगर बीजेपी वाले समझ ले, जिसमें कहा गया है सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम से रहें, आपस में भाईचारे से रहें, यह है हिंदू धर्म का संदेश। आप कहते हो झगड़ा करो, आप कहते हो लड़ाई करो, आप देश को बेवकूफ बना के रखते हैं। राष्ट्रवाद की बात करते हैं भाजपा के लोग, राष्ट्रवाद कहते हैं भारत माता की जय। मैं तो भाजपाइयों से कहता हूं, मैं कहता हूं भाजपाइयों जब तुम जोर से लगाते हो भारत माता की जय, तो मैं समझ लेता हूं कोई फैक्ट्री बिकने वाली। कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे, भारत माता की जय, हम कोल इंडिया बेचेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे, बीपीसीएल बेचेंगे, भारत माता की जय, हम देश के सारी संपत्तियों को बेचने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं रामपुर के लोगों, भारत माता की जय भारत की संपत्ति को बेचने से नहीं होगा। केजरीवाल भी लगाते हैं भारत माता की जय और कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। इस मुल्क की तरक्की होगी तब भारत माता की जय होगी। खाली नारा लगा के देश बेचने से भारत माता की जय नहीं होगी। और अब क्या हो रहा है देश के अंदर? आपके लिए पैसा नहीं है सरकार के पास, रोजगार मांगिए कहते पैसा नहीं, फसल का दाम मांगिए कहते पैसा नहीं, कहते महंगाई कम कर दीजिए कहते पैसा नहीं। आज महंगाई आसमान पे, सारी चीजों का, गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया, सरसों के तेल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, कैंसर की दवा का दाम बढ़ गया, किडनी की दवा का दाम बढ़ गया, टीबी की दवा का दाम बढ़ गया, हार्ट की दवा का दाम बढ़ गया। आप कहिए भाई महंगाई कम कर दो, कहते पैसा नहीं। तो मैंने पूछा भाई पैसा गया कहां? हमसे तो हर दिन टैक्स लेते हो, हम तो छोटी छोटी चीज खरीदते तब भी सरकार को टैक्स देते। तो पता चला, चूंकि मैं पार्लियामेंट में हूं तो वहां नजर रहती है, तो पता चला सारा का सारा पैसा उठाकर, सारी की सारी संपत्ति उठाकर नरेंद्र मोदी जी अपने एक मित्र को दे रहे। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? सब जानते हैं। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पर आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, सड़क अडानी का, पानी अडानी का, स्टेडियम अडानी का। आकाश से लेकर पाताल तक नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ अपने दोस्त अडानी को दे दिया और उसके बाद 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। ये हमारा रैयान है, बहुत अच्छा बोलता है, अगर 2.5 लाख का कर्जा लेने जाए चप्पल गिर जाएगी। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा उठा के दे दिया अडानी। चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। तो अब आपको समझ में आया कि नफरत क्यों फैलाई जाती है? आपको समझ में आया कि आपको हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्यों कराया जाता है? इसलिए कराया जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने, ध्यान भटकाने के लिए कि आप अपने बच्चों के स्कूल पर सवाल न पूछो, अस्पताल पे सवाल मत पूछो, रोजगार पे सवाल मत पूछो, महंगाई पे सवाल मत पूछो। इसलिए हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़ते रहो, हम देश बेचते रहेंगे। ये फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए हमको इस देश को बचाने के लिए, इस उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।